होयसल साम्राज्य। होयसल साम्राज्य का इतिहास। साम्राज्य 1187 तक पश्चिमी चालुक्यों के अधीन। रिक्त.png 1026 से 1343 रिक्त.png। होयसल साम्राज्य का स्थान। होयसल साम्राज्य का विस्तार 1200 ई। पूंजी बेलूर हेलेबिदु। भाषाएं कन्नड़ा। धर्म हिंदू। सरकार राजा 1026 से 1047 नृप कामद्वितीय। 1292 से 1343 वीरा बल्लाला III। इतिहास। सबसे पुराना होयसला रिकॉर्ड 950। स्थापित 1026। विस्थापित 1343। होयसला साम्राज्य एक प्रमुख दक्षिण भारतीय साम्राज्य के रूप में खड़ा था, जिसने 10वीं और 14 सेंचुरी के बीच कर्नाटका के आधुनिक दिन के राज्य के अधिकांश राज्य पर शासन किया था। साम्राज्य की राजधानी शुरू में बेलूर में थी, जो बाद में हलेबिदु में स्थानांतरित हो गई। होयसला शासक मूल रूप से पश्चिमी घाट श्रृंखला के ऊंचे क्षेत्र मालनाड कर्नाटक के पहाड़ी लोगों के रूप में रहते थे। 12वीं शताब्दी में तत्कालीन सत्तारूढ़ पश्चिमी चालुक्यों और कलचुरी साम्राज्यों के बीच आंतरिक युद्ध का लाभ उठाते हुए उन्होंने वर्तमान कर्नाटक के क्षेत्रों और वर्तमान तमिलनाडु में कावेरी नदी डेल्टा के उत्तर के उपजाऊ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 13वीं शताब्दी तक उन्होंने दक्कन भारत में वर्तमान कर्नाटक के अधिकांश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और पश्चिमी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। होयसल युग दक्षिण भारत में कला, वास्तुकला और धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण काल के रूप में उभरा। साम्राज्य को आज मुख्य रूप से उसकी मंदिर वास्तुकला के लिए याद किया जाता है। पूरे कर्नाटक में 100 से अधिक जीवित मंदिर मौजूद हैं, जिनमें बेलूर में प्रसिद्ध चेन्नाकेशवा मंदिर, हलेबिदु में होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुरा में केशव मंदिर शामिल हैं। होयसल शासकों ने ललित कलाओं को भी संरक्षण दिया। उस संरक्षण ने कन्नड़ और संस्कृत में साहित्य को पनपने के लिए प्रोत्साहित किया। इतिहास। कन्नड़ लोक कथाओं में एक युवक साला के बारे में बताया गया है, जिसे उसके जैन गुरु सुदत्त ने सोसेवुर में देवी वसंतिका के मंदिर के पास मिले एक बाघ को मारने का निर्देश दिया था। हेल कन्नड़ पुरानी कन्नड़ में स्ट्राइक शब्द का शाब्दिक अनुवाद होय होता है, इसलिए इसका नाम होयसाला पड़ा। यह किंवदंती सबसे पहले विष्णुवर्धन 1117 के बेलूर शिलालेख में दिखाई दी, लेकिन साला कहानी में कई विसंगतियों के कारण यह लोक कथाओं के दायरे में बनी हुई है। इतिहासकारों का मानना है कि साला साम्राज्य का एक पौराणिक संस्थापक था। यह किंवदंती राजा विष्णुवर्धन की तालाकड़ में चोलों पर जीत के बाद अस्तित्व में आई या लोकप्रियता हासिल की, क्योंकि होयसला प्रतीक पौराणिक साला और एक बाघ, जो चोलों का प्रतीक है, के बीच लड़ाई को दर्शाता है। राजा विष्णुवर्धन ने मिथक और प्रतीक का निर्माण किया। अन्य लोगों ने यह विचार रखा कि प्रतीक प्रतीकात्मक रूप से प्रारंभिक होयसला सरदारों और चोलों के बीच युद्धों का वर्णन करता है। प्रारंभिक शिलालेख दिनांक 1078 और 1090 ने यादव वंश कबीले को होयसला वंश के रूप में संदर्भित करके यह संकेत दिया है कि होयसल यादव के वंशज थे, लेकिन होयसलों को उत्तर भारत के यादवों से सीधे जोड़ने वाला कोई प्रारंभिक रिकॉर्ड नहीं है। इतिहासकार राजवंश के संस्थापकों को मालनाड कर्नाटक के मूल निवासी के रूप में संदर्भित करते हैं, जो कई शिलालेखों के आधार पर उन्हें मालेप्रोलगंडा या पुरुष पहाड़ियों प्रमुखों के भगवान मालेपास कहते हैं। होयसल राजाओं ने गर्व से कन्नड़ भाषा में उस उपाधि को अपने शिलालेखों में अपने शाही हस्ताक्षर के रूप में इस्तेमाल किया था। उस समय के कन्नड़ जातक तिलक और संस्कृत गद्यकर्णमृत के साहित्यिक स्रोतों ने भी यह पुष्टि करने में मदद की है कि वे उस क्षेत्र के मूल निवासी थे जिसे आज कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। होयसला परिवार का पहला रिकॉर्ड 950 का है, जिसमें अरेकल्ला को मुखिया बताया गया है,
उसके बाद मारुगा और नृपाकामाय 976 का नाम आता है। नृपकाम द्वितीय, जिनके पास परमांदी जैसी उपाधियां थीं, जो पश्चिमी गंगा राजवंश के साथ प्रारंभिक गठबंधन को दर्शाती हैं, अगले शासक मुंडा 1006 से 1026 के उत्तराधिकारी बने। उन मामूली शुरुआत से होयसल राजवंश ने पश्चिमी चालुक्यों के एक मजबूत अधीनस्थ के रूप में अपना परिवर्तन शुरू किया। विष्णुवर्धन की व्यापक सैन्य विजय के माध्यम से होयसलों ने पहली बार एक वास्तविक साम्राज्य का दर्जा हासिल किया। राजा विष्णुवर्धन ने कई सैन्य विजय हासिल की, जिसे उनके उत्तराधिकारियों द्वारा दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक में विस्तारित किया गया। महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के दौर में होयसला साम्राज्य का सच्चा निर्माता। विष्णुवर्धन ने अपने शासन के उत्तरार्ध में एक स्वतंत्र राजा के रूप में शासन किया। उन्होंने 1116 में चोलों से गंगावाड़ी को छीन लिया और राजधानी को बेलूर से हलेबिदु में स्थानांतरित कर दिया। विष्णुवर्धन के पोते वीर बल्लाला द्वितीय ने 1187 में होयसलों को अधीनता से मुक्त करके एक स्वतंत्र साम्राज्य बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा किया। इस प्रकार होयसलों ने पश्चिमी चालुक्यों के अधीनस्थ के रूप में शुरुआत की और धीरे धीरे ऐसे मजबूत होयसलो राजाओं के साथ कर्नाटक में अपना साम्राज्य स्थापित किया। विष्णुवर्धन, वीरा बल्लाला द्वितीय और बाद में वीरा बल्लाला तृतीय। उस समय के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में आधिपत्य के लिए चार तरफा संघर्ष देखा गया। देवगिरी के पांड्य, काकतीय और सेवना यादव अन्य राज्य थे। उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा और विरोध उस काल की मुख्य विशेषता बनकर उभरी। साथ वीर बल्लाला द्वितीय ने चोल साम्राज्य पर आक्रमण करने पर आक्रामक पांड्य को हराया और चोल साम्राज्य के संस्थापक चोल राज्य प्रतिष्ठाचार्य, दक्षिण के सम्राट दक्षिण चक्रवर्ती और होयसला सम्राट होयसला चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। वह सभी होयसल राजाओं में सबसे उत्कृष्ट था और जिसने अपने प्रसिद्ध दादा विष्णुवर्धन के स्वतंत्र साम्राज्य बनाने के सपने को पूरा किया था। उन्होंने कन्नड़ लोक कथाओं के अनुसार बेंगलोर शहर की भी स्थापना की। होयसल राजा 1026 से 1343, नृपकाम द्वितीय 1026 से 1047, होयसल विन्यादित्य 1047 से 1098, एरेंगा 1098 से 1102, वीरा बल्लाला आय 1102-1108, विष्णुवर्धन 1108 से 1152, नरसिम्हा प्रथम 1152 से 1173, वीरा बल्लाला द्वितीय 1173 से 1220, वीरा नरसिम्हा द्वितीय 1220 से 1235, वीरा सोमेश्वर 1235 से 1254, नरसिम्हा तृतीय 1254 से 1291, वीरा बल्लाला 3 1292 से 1343, हरिहर राय, विजयनगर साम्राज्य 1342 से 1355। होयसलों ने 1225 के आसपास आज तमिलनाडु के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्रों में अपना पैर फैलाया, जिससे श्रीरंगम के पास कन्नानूर कुप्पम शहर एक प्रांतीय राजधानी बन गया, जिससे उन्हें दक्षिण भारतीय राजनीति पर नियंत्रण गया, जिससे दक्षिणी दक्कन में होयसला आधिपत्य का दौर शुरू हुआ। उनके पुत्र वीरा सोमेश्वर ने पांड्यों और चोलों से सम्मानजनक चाचा ममदी की उपाधि अर्जित की। होयसल का प्रभाव पांड्य साम्राज्य पर भी फैल गया। 13वीं शताब्दी के अंत में वीर बल्लाला 3 ने पांड्य विद्रोह में खोए हुए क्षेत्र पर पुनः कब्जा कर लिया और कृष्णा नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए अपने राज्य का विस्तार किया। 14वीं सदी की शुरुआत में दक्कन क्षेत्र में बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए जब उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्र मुस्लिम शासन के अधीन आ गए। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अलग थलग दक्षिण भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने का दृढ़ संकल्प किया।
अपने कमांडर मलिक काफूर को 1311 में सेना की राजधानी देवगिरी को लूटने के लिए दक्षिणी अभियान पर भेजा। उन्होंने 1318 तक सेना साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। 1311 और 1327 में होयसला की राजधानी हलेबिदु, जिसे दोरा समुद्र या द्वार समुद्र भी कहा जाता है, को 2 बार लूटा गया। 1336 तक सुल्तान ने मदुरै के पांड्यों, वारंगल के काकतीय और कंपिली के छोटे राज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी। होयसल एकमात्र शेष हिंदू साम्राज्य के रूप में खड़ा था जो हमलावर सेनाओं का विरोध करने में सक्षम था। वीरा बल्लाला III ने खुद को तिरुवन्नामलाई में तैनात किया और उत्तर से आक्रमणों और दक्षिण में मदुरै सल्तनत के लिए कड़ा प्रतिरोध पेश किया। फिर लगभग 2 दशकों के प्रतिरोध के बाद 1343 में मदुरै की लड़ाई में वीर बल्लाला III की मृत्यु हो गई और होयसला साम्राज्य के संप्रभु क्षेत्र तुंगभद्रा क्षेत्र में हरिहर प्रथम द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में विलय हो गए। जबकि हरिहर प्रथम और उसके भाइयों की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत मौजूद हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से संगम बंधुओं के रूप में जाना जाता है। कई लोग स्वीकार करते हैं कि उन्होंने 1336 से 1343 के समय में होयसला साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्रों को या तो होयसला कमांडरों के रूप में या स्वायत्त शक्तियों के साथ प्रशासित किया था। उस नए हिंदू साम्राज्य ने उत्तरी आक्रमणों का विरोध किया, जो बाद में विजयनगर साम्राज्य के रूप में समृद्ध हुआ। शिलालेख घटते होयसल साम्राज्य और उभरते हिंदू विजयनगर साम्राज्य के बीच सहयोग साबित करते हैं। वीर बल्लाला तृतीय की रानी कृष्णायती ने उसी दिन श्रृंगेरी मठ को अनुदान दिया था, जिस दिन 1346 में विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर प्रथम ने दिया था। होयसला और विजयनगर दोनों साम्राज्यों ने श्रृंगेरी मठ व्यवस्था को संरक्षण दिया था। अर्थव्यवस्था। होयसला प्रशासन कृषि अर्थव्यवस्था से प्राप्त राजस्व के माध्यम से अपना भरण पोषण करता था। राजाओं ने लाभार्थियों को सेवा के लिए पुरस्कार के रूप में भूमि का अनुदान दिया, जो बाद में कृषि वस्तुओं और वन उत्पादों का उत्पादन करने वाले किराएदारों के जमींदार बन गए। 2 प्रकार के जमींदार गवुंडा अस्तित्व में थे। लोगों का गावुंडा प्रजा गावुंडा का दर्जा गावुंडा के धनी स्वामी प्रभु गावुंडा से कम है। समशीतोष्ण जलवायु वाले उच्च भूमि मलनाड क्षेत्र मवेशियों को पालने और बगीचों और मसालों के रोपण के लिए उपयुक्त साबित हुए। धान और मक्का उष्णकटिबंधीय मैदानों बैलनाद में मुख्य फसल के रूप में काम करते थे। होयसला ने स्थानीय ग्रामीणों की कीमत पर निर्मित और रखरखाव किए गए टैंकों, जलद्वारों वाले जलाशयों, नहरों और कुओं सहित सिंचाई प्रणालियों पर कर एकत्र किया। राज्य ने अपने खर्च पर विष्णु सागर, शांति सागर, बल्लालाराय सागर जैसे सिंचाई टैंक बनाए। सामान्य परिवहन और भारतीय राज्यों की सैन्य घुड़सवार सेना में उपयोग के लिए घोड़ों का आयात करना पश्चिमी समुद्र तट पर एक समृद्ध व्यवसाय बन गया। मार्को पोलो, जो उस समय भारत में यात्रा करने का दावा करते हैं, ने अरबों और दक्षिण भारत के व्यापारियों द्वारा घोड़े के व्यापार में एकाधिकार के बारे में लिखा था। आयातित घोड़े एक महंगी वस्तु बन गए क्योंकि भारत में घोड़ों का प्रजनन कभी भी सफल नहीं रहा, शायद विभिन्न जलवायु, मिट्टी और देहाती स्थितियों के कारण। होयसला ने सागौन जैसी समृद्ध लकड़ियों के लिए जंगलों की कटाई की, जिसे वर्तमान केरला के क्षेत्र में स्थित बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात किया जाता था। चीन के सुंग राजवंश के अभिलेखों में दक्षिण चीन के बंदरगाहों में भारतीय व्यापारियों की उपस्थिति का उल्लेख है, जो विदेशी राज्यों के साथ सक्रिय व्यापार का संकेत देता है। दक्षिण भारत कपड़ा, मसाले, औषधीय पौधे, कीमती पत्थर, मिट्टी के बर्तन, नमकदानी से बना नमक, गहने, सोना, हाथी दांत, गैंडे के सींग, आबनूस, मुसब्बर की लकड़ी, इत्र, चंदन, कपूर और मसालों का निर्यात चीन, ढोफर, अदन और चीन को करता था। सिराफ मिस्र, अरब और फारस का प्रवेश द्वार। आस्तुकार, विश्वकर्मा, मूर्तिकार, खदान श्रमिक, सुनार और अन्य कुशल कारीगर जिनका व्यापार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मंदिर निर्माण से संबंधित था,
वे भी जोरदार मंदिर निर्माण गतिविधियों के कारण समृद्ध हो गए। ग्राम सभा ने सरकारी भूमि कर एकत्र करने की जिम्मेदारी संभाली। सरकार ने मूल मूल्यांकन, कुल और विभिन्न उपकरों में भू राजस्व, जिसे सिद्धय कहा जाता है, शामिल किया। व्यवसायों, विवाहों, रथों या गाड़ियों पर पारगमन में सामान और पालतू जानवरों सभी पर कर लगाया गया था। गांव के रिकॉर्ड में वस्तुओं, सोना, कीमती पत्थर, इत्र, चंदन, रस्सियां, सूत, आवास, चूल्हे, दुकानें, मवेशी, बर्तन, गन्ना प्रेस के साथ साथ उपज, काली मिर्च, सुपारी, घी, धान, मसाले, ताड़ पर कर का उल्लेख है। पत्ते, नारियल, चीनी। ग्राम सभा पानी की टंकी के निर्माण जैसे विशिष्ट उद्देश्य के लिए कर लगा सकती थी। प्रशासन। अपनी प्रशासनिक प्रथाओं में होयसला साम्राज्य ने अपने पूर्ववर्तियों के कुछ सुस्थापित और सिद्ध तरीकों का पालन किया, जिसमें कैबिनेट संगठन और कमान, स्थानीय शासी निकायों की संरचना और क्षेत्र के विभाजन जैसे प्रशासनिक कार्यों को शामिल किया गया। अभिलेखों से पता चलता है कि कई उच्च पदस्थ पदों पर बैठे लोग सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे। वरिष्ठ मंत्री, जिन्हें पंच प्रधान कहा जाता है, विदेशी मामलों के लिए जिम्मेदार मंत्री संधिविग्रही नामित होते थे और मुख्य कोषाध्यक्ष, महाभंडारी या हिरण्य भंडारी शीर्ष स्तर के सरकारी मामलों का संचालन करते थे। दंडनायकों ने सेनाओं का नेतृत्व किया, जबकि धर्माधिकारी ने होयसला अदालत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। राज्य भौगोलिक आकार के अनुसार अवरोही क्रम में सूचीबद्ध नाडु, विषय, कंपाना और देश नामक प्रांतों में विभाजित था। प्रत्येक प्रांत में एक स्थानीय शासी निकाय होता था, जिसमें एक मंत्री, महाप्रधान और एक कोषाध्यक्ष, भंडारी होता था, जो उस प्रांत के शासक, दंडनायक को रिपोर्ट करता था। उस स्थानीय शासक के अधीन हेगड्डेस और गावुंडास नामक अधिकारी भूमि जोतने के लिए भर्ती किए गए स्थानीय किसानों और मजदूरों को काम पर रखते थे और उनकी निगरानी करते थे। अलुपस जैसे अधीनस्थ शासक कुलों ने साम्राज्य द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करते हुए अपने अपने क्षेत्रों पर शासन करना जारी रखा। गरुड़ के नाम से जाने जाने वाले अंगरक्षकों की एक विशिष्ट और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना हर समय शाही परिवार के सदस्यों की रक्षा करती थी। वे नौकर अपने मालिक के करीब लेकिन अदृश्य रूप से उसके करीब चले गए। उनकी वफादारी इतनी पूर्ण थी कि उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। सरकार ने उन अंगरक्षकों की याद में गरुड़ स्तंभ या हीरो पत्थर वर्लक बनवाए। हलेबीडु के होयसलेश्वर मंदिर में गरुड़ स्तंभ राजा वीर बल्लाला द्वितीय के मंत्री और अंगरक्षक कुंवर लक्ष्मा के सम्मान में खड़ा था। राजा विष्णुवर्धन के सिक्कों पर होयसला शैली की कन्नड़ लिपि में नोलंबावाड़ी के विजेता नोलंबावाडिगोंडा, तलाकाड़ के विजेता तालकादुगोंडा, मालेपा के प्रमुख मालेपा रोलगंडा, मालेपा के बहादुर मालापावीरा अंकित थे। उनका सोने का सिक्का, जिसे होन्नू या गडियाना कहा जाता था, का वजन 62 ग्रेन सोने का होता था। पाना या हाना का वजन होन्नू का 10वां हिस्सा, हागा का वजन पाना का 1/4 और वीसा का वजन हागा का 1/4 होता था। अन्य सिक्के मौजूद थे, जिन्हें बेले और कानी कहा जाता था, और लोग आज भी कन्नड़ भाषा में हाना और बेले जैसे कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं, जिनका अर्थ क्रमशः पैसा और लागत है। संस्कृति, धर्म। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में चोलों द्वारा जैन पश्चिमी गंगा राजवंश की हार और 12वीं शताब्दी में वैष्णव हिंदू धर्म और वीर शैववाद के अनुयायियों की बढ़ती संख्या ने जैन धर्म में कम रुचि को दर्शाया। श्रवणबेलगोला और कंबदाहल्ली होयसला क्षेत्र में जैन पूजा के 2 उल्लेखनीय स्थानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का पतन 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के प्रसार के साथ शुरू हुआ। लामा तारानाथ की 16वीं शताब्दी की एक बौद्ध कृति शंकराचार्य के बारे में अपमानजनक ढंग से बात करती है, क्योंकि बौद्ध लेखकों ने शंकराचार्य की कुछ मान्यताओं और बौद्ध दर्शन में प्रतिकूल रूप से घनिष्ठ समानताएं देखीं। 4 होयसल काल के दौरान दंबल और बल्लीगावी केवल बौद्ध पूजा स्थल थे।
विष्णुवर्धन की रानी शांतला देवी ने जैन धर्म को स्वीकार किया, फिर भी बेलूर में हिंदू कप्पे चेन्निगरिया मंदिर का निर्माण करवाया, जो इस बात का प्रमाण है कि शाही परिवार सभी धर्मों को सहन करता था। होयसलों के शासन के दौरान वर्तमान कर्नाटक में 3 दार्शनिकों बसवन्ना, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य से प्रेरित होकर 3 महत्वपूर्ण धार्मिक विकास हुए। जबकि विद्वान वीरशैव आस्था की उत्पत्ति पर बहस करते हैं, वे इस बात से सहमत हैं कि यह आंदोलन 12वीं शताब्दी में बसवन्ना के साथ जुड़ने के कारण विकसित हुआ। कुछ विद्वानों का तर्क है कि 5 पहले संतों रेणुका, दारुका, एकोरामा, पंडितराध्या और विश्वराध्या ने वीरशैववाद की स्थापना की, जो एक संप्रदाय है जो भगवान शिव की भक्ति का प्रचार करता है। बसवन्ना और अन्य वीरशैव संतों ने जाति व्यवस्था के बिना एक विश्वास का प्रचार किया। अपने वचनों में उन्होंने कर्म ही पूजा है, काया केव कैलासा लिखकर सरल कन्नड़ में जनता से अपील की। माधवाचार्य ने शंकराचार्य की शिक्षाओं के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाया और दुनिया को भ्रम के बजाय वास्तविक मानने का तर्क दिया। माधवाचार्य ने भगवान विष्णु के गुणों को बरकरार रखा, शंकराचार्य के मायावाद भ्रम की निंदा करते हुए द्वैत दर्शन द्वैतवाद का प्रचार किया। उन्होंने परमात्मा और जीवन के आश्रित सिद्धांत के बीच अंतर बनाए रखा। उनके दर्शन ने लोकप्रियता हासिल की, जिससे उन्हें उडुपी में 8 मठ स्थापित करने में मदद मिली। श्रीरंगम में वैष्णव मठ के प्रमुख रामानुजाचार्य ने भक्ति मार्ग का प्रचार किया और श्री भाष्य लिखा, जो आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन पर एक आलोचना है। उन धार्मिक विकासों का दक्षिण भारत की संस्कृति, साहित्य, कविता और वास्तुकला पर गहरा प्रभाव पड़ा। आने वाली शताब्दियों के दौरान विद्वानों ने उन दार्शनिकों की शिक्षाओं के आधार पर साहित्य और कविता की महत्वपूर्ण रचनाएं लिखीं। विजयनगर साम्राज्य के सलुवा, तुलुवा और अराविदु राजवंशों ने वैष्णव धर्म का पालन किया। रामानुजाचार्य की छवि वाला एक वैष्णव मंदिर विजयनगर के विट्ठलपुरा क्षेत्र में स्थित है। 8 बाद में मैसूर साम्राज्य के विद्वानों ने रामानुजाचार्य की शिक्षाओं को कायम रखते हुए वैष्णव रचनाएं लिखीं। जैन धर्म से वैष्णव धर्म में परिवर्तन के बाद राजा विष्णुवर्धन ने कई मंदिरों का निर्माण कराया। माधवाचार्य के संप्रदाय के बाद के संतों जयतीर्थ, व्यासतीर्थ, श्रीपादराय, वदिराज तीर्थ और कर्नाटक क्षेत्र के विजयदास, गोपाल दास और अन्य भक्तों दास ने उनकी शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया। उनकी शिक्षाओं ने बाद के दिनों में गुजरात में वल्लभाचार्य और बंगाल में चैतन्य जैसे दार्शनिकों को प्रेरित किया। 17वीं-18वीं शताब्दी में भक्ति की एक और लहर को उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा मिली। होयसला समाज कई मायनों में उस समय के उभरते धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास को प्रतिबिंबित करता है। उस अवधि के दौरान समाज तेजी से परिष्कृत हो गया। महिलाओं की स्थिति भिन्न भिन्न थी। कुछ शाही महिलाएं प्रशासनिक मामलों में शामिल हो गईं, जैसा कि उत्तरी क्षेत्रों में अपने लंबे सैन्य अभियानों के दौरान वीरा बल्लाला द्वितीय की अनुपस्थिति में रानी उमादेवी के हलेबिदु के प्रशासन का वर्णन करने वाले समकालीन अभिलेखों में दिखाया गया है। उन्होंने कुछ विरोधी सामंती विद्रोहियों से भी लड़ाई की और उन्हें हराया। यह उस समय के साहित्य, जैसे बिल्हाना के विक्रमांकदेव चरित्र के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें महिलाओं को सेवानिवृत्त, अत्यधिक रोमांटिक और राज्य के मामलों से असंबद्ध के रूप में चित्रित किया गया है। अभिलेखों में ललित कलाओं में महिलाओं की भागीदारी का वर्णन किया गया है, जैसे रानी शांतला देवी की नृत्य और संगीत में कुशलता, और 12वीं शताब्दी के वचन कवि और वीरशैव रहस्यवादी अक्का महादेवी की भक्ति आंदोलन के प्रति प्रसिद्ध भक्ति। वह महिला मुक्ति के युग में अग्रणी और एक पारलौकिक विश्व दृष्टिकोण का उदाहरण दोनों थीं। मंदिर नर्तक देवदासी, अच्छी तरह से शिक्षित और कला में निपुण, आमतौर पर मंदिरों में नृत्य करते थे। उन योग्यताओं ने उन्हें दैनिक सांसारिक कार्यों तक सीमित अन्य शहरी और ग्रामीण महिलाओं की तुलना में अधिक स्वतंत्रता दी। अधिकांश भारत की तरह भारतीय जाति व्यवस्था की संस्था होयसल समाज में प्रचलित थी।
पश्चिमी तट पर व्यापार के कारण अरब, यहूदी, फारसी, चीनी और मलय प्रायद्वीप के लोग सहित कई विदेशी भारत आए। साम्राज्य के विस्तार के परिणामस्वरूप दक्षिणी भारत में लोगों के प्रवासन से नई संस्कृतियों और कौशलों का आगमन हुआ। शिक्षा, कला, वास्तुकला, धर्म के शाही संरक्षण और नए किलों और सैन्य चौकियों की स्थापना के कारण बड़े पैमाने पर लोगों का स्थानांतरण हुआ। दक्षिण भारत में पट्टन या पट्टनम नामक कस्बे और बाजार, नागारा या नगरम बाजार एक शहर के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। श्रवणबेलगोला जैसे कुछ शहर 7वीं शताब्दी में एक धार्मिक बस्ती से 12वीं शताब्दी तक अमीर व्यापारियों के आगमन के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुए, जबकि बेलूर जैसे शहरों ने एक शाही शहर का माहौल प्राप्त किया जब राजा विष्णुवर्धन ने वहां चिन्नकेशव मंदिर का निर्माण कराया। शाही संरक्षण द्वारा समर्थित बड़े मंदिरों ने धार्मिक, सामाजिक और न्यायिक उद्देश्यों की पूर्ति की, जिससे राजा को पृथ्वी पर भगवान के स्तर तक ऊपर उठाया गया। मंदिर का निर्माण एक व्यावसायिक के साथ साथ एक धार्मिक कार्य भी था, जो सभी हिंदू संप्रदायों के लिए खुला था। हलेबिदु के शैव व्यापारियों ने बेलूर में बने चेन्नकेशवा मंदिर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए होयसलेश्वर मंदिर के निर्माण का वित्तपोषण किया, जिससे हलेबिदु भी एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। होयसला मंदिर हालांकि धर्मनिरपेक्ष रूप से सभी हिंदू संप्रदायों के तीर्थयात्रियों को प्रोत्साहित करते थे, सोमनाथपुरा में केशव मंदिर सख्ती से वैष्णव मूर्तिकला चित्रण के साथ एक अपवाद था। ग्रामीण इलाकों में अमीर जमींदारों द्वारा बनाए गए मंदिर कृषि समुदायों की वित्तीय, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जरूरतों को पूरा करते थे। संरक्षण के बावजूद बड़े मंदिरों ने ऐसे प्रतिष्ठानों के रूप में कार्य किया, जिन्होंने स्थानीय समुदायों को बनाए रखने वाले विभिन्न संघों और व्यवसायों के सैकड़ों लोगों को रोजगार प्रदान किया, क्योंकि हिंदू मंदिरों ने समृद्ध बौद्ध मठों का आकार लेना शुरू कर दिया था। साहित्य। हालांकि होयसल शासन के दौरान संस्कृत साहित्य लोकप्रिय रहा, स्थानीय कन्नड़ विद्वानों का शाही संरक्षण बढ़ गया। 12वीं शताब्दी में कुछ विद्वानों ने चंपू मिश्रित गद्य पद्य शैली में रचनाएं लिखीं, लेकिन विशिष्ट कन्नड़ छंद अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत हो गए। रचनाओं में प्रयुक्त संगत्य छंद, शतपदी छंदों में त्रिपदी छंद 7 और 3 पंक्ति और रागले गीतात्मक छंद फैशनेबल हो गए। जैन रचनाएं तीर्थंकरों, जैन तपस्वियों के गुणों का गुणगान करती रहीं। होयसला दरबार ने जन्ना, रुद्रभट्ट, हरिहर और उनके भतीजे राघवंका जैसे विद्वानों का समर्थन किया, जिनकी रचनाएं कन्नड़ में उत्कृष्ट कृतियों के रूप में मौजूद हैं। 1209 में जैन विद्वान जन्ना ने यशोधराचरिते लिखा, जो एक राजा की कहानी है जो एक स्थानीय देवता मरियम्मा को 2 युवा लड़कों की बलि देने का इरादा रखता है। लड़कों पर दया करके राजा ने उन्हें रिहा कर दिया और नरबलि की प्रथा छोड़ दी। उस कार्य के सम्मान में जन्ना को राजा वीरा बल्लाला द्वितीय से कवियों के बीच सम्राट कविचक्रवर्ती की उपाधि मिली। रुद्रभट्ट एक समर्थ ब्राह्मण, अद्वैतवादी दर्शन को मानने वाला सबसे पहले प्रसिद्ध ब्राह्मणवादी लेखक का प्रतिनिधित्व करता है। राजा वीर बल्लाला द्वितीय के मंत्री चंद्रमौली उनके संरक्षक बने। विष्णु पुराण के पहले के काम के आधार पर उन्होंने चंपू शैली में भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित राक्षस बाणासुर के साथ उनकी लड़ाई से संबंधित जगन्नाथ विजया लिखी। वीरशैव लेखक और राजा नरसिम्हा प्रथम के संरक्षक हरिहर, जिन्हें हरीश्वर के नाम से भी जाना जाता है, ने पुरानी जैन चंपू शैली में गिरिजा कल्याण लिखा, जिसमें भगवान शिव और पार्वती के विवाह का 10 खंडों में वर्णन किया गया है। वचन साहित्यिक परंपरा से स्वतंत्र सबसे शुरुआती वीरशैव लेखकों में से एक। वह हलेबिदु के लेखाकारों कर्णिका के परिवार से आते थे और उन्होंने हम्पी में भगवान विरूपाक्ष, भगवान शिव का एक रूप की स्तुति में 100 से अधिक रागले खाली छंद में कविताएं लिखने में कई साल बिताए। राघवंका ने सबसे पहले अपने हरिश्चंद्र काव्य में शतपदी छंद को कन्नड़ साहित्य में पेश किया था, जिसे एक क्लासिक माना जाता है।
हालांकि यह कभी कभी कन्नड़ व्याकरण के सख्त नियमों का उल्लंघन करता है। संस्कृत में दार्शनिक माधवाचार्य ने ब्रह्मसूत्र, हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों की एक तार्किक व्याख्या पर ऋग्भाष्य लिखा और साथ ही वेदों के अन्य विद्यालयों के सिद्धांतों का खंडन करते हुए कई विवादास्पद रचनाएं लिखीं। अपने दर्शन के तार्किक प्रमाण के लिए उन्होंने वेदों की तुलना में पौराणिक साहित्य पर अधिक भरोसा किया। विद्यातीर्थ का रुद्र प्रश्न भाष्य एक अन्य प्रसिद्ध लेखन का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तुकला। होयसलों में आधुनिक रुचि उनकी सैन्य विजय के बजाय कला और वास्तुकला के संरक्षण से उत्पन्न हुई। पूरे राज्य में तेजी से मंदिर निर्माण दक्षिण में पांड्यों और उत्तर में सेवनास यादवों के लगातार खतरों का सामना करने में सफल रहा। उनकी स्थापत्य शैली पश्चिमी चालुक्य शैली की एक शाखा विशिष्ट द्रविड़ प्रभाव दिखाती है। विद्वान कर्नाट द्रविड़ के रूप में वर्णित होयसला वास्तुकला शैली को पारंपरिक द्रविड़ से अलग मानते हैं, जो कई अनूठी विशेषताओं के साथ एक स्वतंत्र वास्तुकला परंपरा है। होयसला शैली पर इंडो आर्यन शैली का नगण्य प्रभाव है और इसकी कई स्वतंत्र विशेषताओं के कारण यह वास्तुकला के एक स्वतंत्र स्कूल के रूप में योग्य है। विस्तार पर उत्कृष्ट ध्यान और कुशल शिल्प कौशल होयसला मंदिर वास्तुकला की विशेषता है। मंदिर विमना के ऊपर का टॉवर जटिल नक्काशी के साथ नाजुक ढंग से तैयार किया गया है, जो टॉवर के आकार और ऊंचाई के बजाय अलंकृत और विस्तृत रूप से विस्तृत है। मंदिर के आधार का तारकीय डिजाइन अपने लयबद्ध प्रक्षेपणों और अवकाशों के साथ टावर के माध्यम से सजाए गए स्तरों के एक व्यवस्थित क्रम में चलता है। होयसला मंदिर की मूर्तिकला स्त्री सौंदर्य, अनुग्रह और काया को चित्रित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए नाजुकता और शिल्प कौशल पर जोर देती है। होयसला कलाकारों ने सोपस्टोन, क्लोरिटिक शिस्ट के उपयोग से यह हासिल किया, जो बुनियादी भवन और मूर्तिकला सामग्री के रूप में एक नरम पत्थर है। बेलूर में चेन्नाकेश्वा मंदिर 1117, हलेबीडु में होयसलेश्वर मंदिर 1121, सोमनाथपुरा में चेन्नाकेश्वा मंदिर 1279, अरासिकेरे 1220, अमृतपुरा 1196, बेलवाड़ी 1200 और नुग्गेहल्ली 1246 में मंदिर खड़े हैं। होयसल कला के उल्लेखनीय उदाहरण के रूप में, जबकि बेलूर और हलेबीडु के मंदिरों ने अपनी मूर्तियों की सुंदरता के लिए प्रसिद्धि अर्जित की है, होयसला कला को छोटे और कम ज्ञात मंदिरों में अधिक पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है। फोकेमा के अनुसार सोमनाथपुरा, जवागल और नुगेहली जैसे छोटे होयसला मंदिर वास्तव में होयसला वास्तुकला का पूरा अर्थ बताते हैं। उन सभी मंदिरों की बाहरी दीवारों में पत्थर की मूर्तियों और क्षैतिज फ्रिज सजावटी सांचे की एक जटिल श्रृंखला है, जो हिंदू महाकाव्यों को दर्शाती है। वे चित्रण आमतौर पर परिक्रमा प्रदक्षिणा की पारंपरिक दिशा में दक्षिणावर्त पड़ते हैं। हलेबीडु के मंदिर को हिंदू वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण और भारतीय वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया गया है। यूनेस्को ने बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर के मंदिरों को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में प्रस्तावित किया है। भाषा। होयसल साम्राज्य में कन्नड़ और संस्कृत भाषाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। मंदिर स्थानीय स्कूलों के रूप में कार्य करते थे, जहां विद्वान ब्राह्मण संस्कृत में पढ़ाते थे, जबकि जैन और बौद्ध मठ नौसिखिए भिक्षुओं को शिक्षित करते थे। घटिकाएं उच्च शिक्षा के विद्यालयों को दर्शाती थीं। भक्ति आंदोलनों की बढ़ती संख्या ने देवता, वचन और देवारानामा के साथ निकटता के परमानंद अनुभव को व्यक्त करने के लिए स्थानीय कन्नड़ भाषा का व्यापक रूप से उपयोग किया, जबकि साहित्यिक कार्यों में ताड़ के पत्तों पर लिखी भाषा का उपयोग किया गया। जबकि पिछली शताब्दियों में जैन रचनाएं कन्नड़ साहित्य पर हावी थीं, शैव और प्रारंभिक ब्राह्मणवादी रचनाएं होयसल शासनकाल के दौरान लोकप्रिय हो गईं। संस्कृत में लेखन में कविता, व्याकरण, शब्दकोश, मैनुअल, अलंकार, पुराने कार्यों पर टिप्पणियां, गद्य कथा और नाटक शामिल थे।
उत्कीर्णकों ने पत्थर, शिलाशासन और तांबे की प्लेटों, तम्राशासन पर कन्नड़, संस्कृत या द्विभाषी में शिलालेख उकेरे। लेखकों ने आम तौर पर राजा की उपाधि, वंशावली, मूल मिथक और आशीर्वाद बताते हुए द्विभाषी शिलालेखों के खंड संस्कृत में लिखे। शास्त्रियों ने अनुदान की शर्तों को बताने के लिए कन्नड़ का उपयोग किया, जिसमें भूमि, इसकी सीमाओं, स्थानीय अधिकारियों की भागीदारी, अनुदान प्राप्तकर्ता के अधिकार और दायित्व, कर और बकाया राशि और गवाहों की जानकारी शामिल थी। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि स्थानीय लोग बिना किसी अस्पष्टता के सामग्री को स्पष्ट रूप से समझ सकें। 14वीं शताब्दी तक द्विभाषी शिलालेखों का महत्व कम हो गया। अधिकारी आमतौर पर स्थानीय भाषा में शिलालेख लिखते थे।